बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। जैली बैंक अकाउंट्स केस में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जो रिपोर्ट है उसने पाकिस्तान की सियासत में एक तूफ़ान बर्पा किया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत हुई और समाअत के बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के जो रिमार्क्स थे और उसके बाद जो उन्होंने फ़ैसला दिया है, तो क्या उसके बाद हम ये समझें कि जो तूफ़ान था वो अब थम गया है। और जेटी की रिपोर्ट में से उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम निकालने का हुक्म दिया है। तो अगर बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम निकल गया तो क्या इस जेटी रिपोर्ट की कोई क्रेडिबिलिटी बरकरार रह जाएगी? ये एक अहम तरीन सवाल है आज का। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह और फ़ारूक नाइक के नाम ECL से निकाल दिए जाएँ। तो ECL से नाम जो निकलेगा तो सवाल ये पैदा होता है कि ये डाला किस तरह गया था और जो ECL का जो कानून है पाकिस्तान में उसको किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, इसमें क्या कोई खामी है या नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब, और जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के और उनके जो वालिद हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उनके वकील की हैसियत से आज पेश हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इसके अलावा आज हम एक और अहम इशू है जो ECL का मामला है उस पर भी बात करेंगे और साबिक चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब से उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शहजाद अकबर साहब ये बताइए कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि बिलावल साहब का नाम JIT से निकाल दिया जाए, आप नहीं समझते कि अब इस JIT की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है? नहीं मीर साहब, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं समझता। सुप्रीम कोर्ट ने जो नाम निकालने का कहा है, और पहले आप देख लीजिए कि नाम इसकी जगह था। आज JIT के वकील ने भी कोर्ट में कहा है, खोसा साहब वहाँ मौजूद थे, कि कोई क्रिमिनलिटी तो साथ नहीं अलज की गई। उनका जिक्र उसी पैराए में किया गया है जिस पैराए में वो शेयर होल्डर के तौर पे हैं, जिस कंपनी का रोल था जिसको लोन दिया गया। अब उसके बाद अगर ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इनका नाम JIT रिपोर्ट से निकाल दिया जाए तो ठीक है। अगर अब ये बात मान ली जाए, जितनी इसमें पार्टीज थी जिन्होंने ये कहा है कि JIT जो होती है ये एक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, एक इंक्वायरी होती है, वो इंक्वायरी एक प्रामा फेसी केस प्रोवाइड करती है जिसकी बेसिस के ऊपर जो इसकी जो रिकमेंडेशंस थी JIT रिपोर्ट की कि मामला नैब को भिजवा दिया जाए, तो वो उन्होंने विद डायरेक्शन के 2 माह के अंदर इसकी तफ्तीश पूरी की जाए। और इसमें अगर मैं जिक्र करता चलूँ, मुराद अली शाह साहब का भी उन्होंने कहा है नाम JIT रिपोर्ट से निकाल दें, लेकिन नैब उनको बिल्कुल, अगर वो रोल उनका देखती है तो उसको बुला भी सकती है, उनको क्वेश्चन भी कर सकती है, और अगर वो समझेगी तो रेफरेंस के अंदर नाम भी अच्छा, शामिल अब कर सकती आज है। जो हेयरिंग हुई है जिसमें खोसा साहब भी वहाँ मौजूद थे, तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कुछ अहम सवालात भी उठाए हैं। मसलन एक तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम जो है JIT रिपोर्ट से भी और ECL से खारिज कर दिया जाए। JIT रिपोर्ट में जहाँ जहाँ बिलावल भुट्टो साहब का नाम है इस हिस्से को डिलीट कर दिया जाए। फिर उन्होंने सवाल उठाया, क्या JIT ने बिलावल जरदारी को बदनाम करने के लिए उन्हें मामले में शामिल किया? एक और सवाल ये उठाया, क्या JIT ने किसी के कहने पे बिलावल भुट्टो जरदारी को शामिल किया? JIT बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतल्लिक हमें मुतमिन करे, 2 माह में रिपोर्ट मुकम्मल करके पेश की जाए, तफ्तीश के बाद अगर कोई केस बनता है तो बनाया जाए। और उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह और फ़ारूक नाइक समेत उनके ख़ानदान के नामों के लोग भी निकाल दिए जाएँ। मुराद अली शाह की इज़्ज़त नफ्स मजरूह की जा रही है, देख तो लेते कि वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि ओमनी ग्रुप 3-3 बैंक खा गया है, ये ज़मानत के लिए रखी गई अरबों रुपए की चीनी भी बेच के खा गए। ओमनी ग्रुप से मुतल्लिक केस सिंध के एक दयानतदार पुलिस अफसर के कहने पर शुरू किया। सिंध के पुलिस अफसर ने मुझे बताया था किस तरीके से लूटमार की जा रही है, बाद में इस पुलिस अफसर के नाम का भी इंकशाफ कर दूंगा। तो ओमनी ग्रुप के बारे में तो वो लगता है कि उनकी ओपिनियन में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन जो वो सवाल उठा रहे हैं कि JIT ने किसके कहने पर बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम इसमें शामिल किया, तो एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये सवाल क्यों उठाना पड़ा कि बिलावल का नाम क्यों शामिल किया गया, किसने शामिल करवाया? देखिए मीर साहब, ये जब सवाल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट के अंदर, जो सवाल किया जाता है वो सवाल भी होते हैं जो किसी के जहन में उठ रहे हैं। तो JIT अपने जवाबात देने के लिए, देखिए अगर ये चीज़ मान ली जाती, जो अगर वहाँ पे टोटल आपने इस वक्त केस पेश किया था, जितनी पार्टीज़ थी, कि जी ये कंकॉक्टेड केस था, मन गढ़ंत था, ये इस्मानी सहीफ़ा नहीं था, वो चीज़ें तो रिजेक्ट कर दी गई। जो मामला इसमें किया गया कि नैब को तमाम मामला इन्वेस्टिगेशन अंडर दी NAO जो है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, उसके तहत भेज दिया। अब ये इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर आ गई और साथ उसको टाइम बाउंड कर दिया 2 माह के लिए। अब अगर ये सवाल पैदा होता है कि क्या इसके अंदर बिलावल भुट्टो का नाम किसी के कहने पर डाला गया, वो चीज़ भी देखिए जब ये बात जाती है, ये है, इन्वेस्टिगेशन होगी जी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन। देखिए अब नैब के पास जब इन्वेस्टिगेशन हो गई है, जब इनको बुलाया जाता है या जो भी लोग पार्टीज को बुलाया जाता है, देखिए पार्क लेन उसके अंदर एक सब्जेक्ट है,
उसके अंदर जब उसको पूछा जाएगा तो वो ये सवाल वहाँ उठा सकते हैं कि क्या ये इनका नाम जेटी के अंदर किसी के कहने पे, और वहाँ जेटी ने क्लैरिफिकेशन भी कह दी कि हमने कोई क्रिमिनलिटी किसी के साथ अलग नहीं की, हमने हर चीज़ देखी। फेक अकाउंट्स का काम शुरू हुआ, जहाँ जहाँ फेक अकाउंट्स जा रहे थे, अगर सब्सिडी का मामला आया तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ओमनी ग्रुप को पकड़ लें कि इसको सब्सिडी मिली है लेकिन जिसने सब्सिडी दी है उसको आप छोड़ दें। ये तो दोनों को आपको देखना पड़ेगा ना। तो यही मामला अब नैब को दे दिया गया है, नैब को 2 माह का टाइम दिया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि इस केस में जो अगर आप पानामा वाले केस में से देखें तो उसमें से भी ज़्यादा दिखाया गया है कि 2 माह के अंदर आप अपनी तफ्तीश मुकम्मल करें। और शायद इसमें जेआईटी को भी साथ एसोसिएट करने का कहा गया है, क्योंकि जेआईटी की खुद बता सकते हैं ख़त्म नहीं की उन्होंने, उसको उन्होंने कहा कि इनको साथ ये बताएं कि एसोसिएट आपका क्या ख्याल है कि जेआईटी ख़त्म हो गई है या ख़त्म नहीं हुई, और अगर वो ख़त्म नहीं हुई तो क्या नैब जेआईटी से ये इंक्वायरी करेगी कि आपने किसके कहने पे बिलावल का नाम डाला? देखिए मीर साहब, जब ये चीफ जस्टिस साहब को जो मैंने मारूज़ात अर्ज़ की, वाक़यात से हट के मैं बात कर रहा हूँ, वाक़यात तो बहुत कहा गया सुना गया और मेरा नहीं ख्याल कि मुनासिब भी होगा, रेफरल हो गई है, ठीक है। चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा ये कोई सहीफ़ा आसमानी नहीं है जो आप फरमा रहे हैं कि जेआईटी की रिपोर्ट, ये एक इंक्वायरी की है, उन्होंने एक सिफारिशात की हैं, हम उसे मुस्तरद भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में उसको छान होगी। मैंने इससे एक ब्रॉडर इशू, मैंने कहा जी इस जेआईटी की रिपोर्ट और इन कार्रवाइयों की वजह से एक मुल्क सारे में हिजानी कैफियत जो है वो बर्पा हो गई है, और हुकूमत ने तो इस तरह से जो है बगलें झांपी हैं कि वो चढ़ दौड़े सिंध को भी फतह करने के लिए उन्होंने इसको पॉलिटिकल एंगल से इस्तेमाल किया है, दागदार किया है सियासतदानों को। आज मैंने कहा जी जो 172 इन्होंने लोग ईसीएल पे रखे हैं उसमें 122 बिजनेसमैन है, जो कराची का बिजनेसमैन इंटरनेशनल ट्रेडर भी होता है उसका। आज आपकी बिजनेस बिल्कुल स्टैंड स्टिल है। आज आपका ब्यूरोक्रेट, क्योंकि ब्यूरोक्रेट भी उसमें इन्होंने, लेकिन वो बिजनेसमैन अगर जाली अकाउंट्स बनाते हैं तो ये तो नहीं, देख कानून की खिलाफवर्जी है। जनरली जो मैं आप बात अर्ज कर रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट्स भी है। आज ब्यूरोक्रेट कोई कलम नहीं उठाने को तैयार आपका, इसी खौफ से कि जी ये नैब में जवाबदेही होती है। तो ये जो 172 नाम ईसीएल के हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स ने नहीं बनाई लिस्ट। देखें ये तो बनाई है जेआईटी ने भेजी, और उन्होंने इसमें मरे हुओं को भी शामिल कर दिया। वफाकी हुकूमत ने जैसे मुंतज़िर थी इस सिफारिश की, मुंतज़िर थी, मैं अर्ज करता हूँ। ये सारा देखें ये पॉलिटिकल, चीफ जस्टिस साहब को बिलावल साहब ने ठीक कहा कि आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसा प्ले अप किया गया है। और वो ये आज बात साबित हुई चीफ जस्टिस साहब की आज ऑब्जर्वेशन से, जब मैंने वाइंड अप किया फाइनली, उसके बाद और कोई बात नहीं हुई। देखें मैंने यही अर्ज़ किया कि जनाब आप देखें कि पॉलिटिकली किसने इसको यूटिलाइज़ किया है। और ये अगर गवर्नर राज की बात आ गई, आपने कहा कि उठा के 1 मिनट में इसको फेंकेंगे, चीफ साहब ने कहा हम जमहूरियत के ज़ामिन हैं और हम इसको जो है डीरेल नहीं होने देंगे। हमने कहा जी बहुत खुशाइंद बात है, तो आप आइन के भी खालिक हैं, आप ज़ामिन हैं, और आप बुनियादी हकूक़ के भी ज़ामिन हैं, और जमहूरियत के बगैर, उन्होंने खुद कहा कि जमहूरियत के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। तो अच्छी बातें जो है की हैं, लेकिन उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी बाद में बिलावल साहब के बारे में कि हाउ हैव यू प्लेस्ड हिज नेम, ईसीएल में कैसे आया है नाम उनका और जेआईटी में कैसे आया है, और बड़ी खसियाना तरीके से, बड़ी माजरत अंदाना तरीके से उन्होंने कहा क्या है। 1 साल का था, मैंने कहा जी जिस वक्त ये कमेटी की बात, वो 89 में वो 1 साल, 1 साल था मैंने कहा, और दूसरा 6 साल का था ट्रांजैक्शन। अब बताइएगा वहाँ क्या क्रिमिनलिटी आई। अभी ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने कहा क्रिमिनलिटी एलिमेंट, तो फिर आपने उसका भी लिखा हुआ है उसमें रिपोर्ट में, ये तो ये भी तस्दीक करेंगे कि इनको भी जो है इन्वेस्टिगेशन नैब करे इस पे भी, और ईसीएल पर नाम रखना कोई मजाक तो नहीं है उसको। अच्छा, कितना ज्यादा ये जो ईसीएल वाला मामला है, हमें जरा ये समझाएं, हम इसको समझना चाहते हैं कि ईसीएल पे नाम किस बुनियाद पे डाला जाता है। देखिए ईसीएल पे नाम डालने के 2 तरीके हैं, या तो अदालत के हुक्म पे डाला जाता है, या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी रिक्वेस्ट करती है फेडरल गवर्नमेंट से, और फेडरल गवर्नमेंट एक्सप्लेन हो चुकी है सन 2016 या 17 के फैसले के बाद से फेडरल कैबिनेट, इसलिए अब तमाम नाम फेडरल कैबिनेट के सामने आते हैं। सिफारिशात आती हैं जो एजेंसी जो इसको प्रोसिक्यूट कर रही है या इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस सिलसिले में जेआईटी थी, जेआईटी ने अपनी सिफारिशात भेजी। जो चीज़ें हमारे सामने हैं हम तो उसको समझते हैं, उसको देखते हुए कि आपके सामने माजी की मिसाल मौजूद है कि यहाँ एक सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर वज़ीर आज़म के जहाज़ पे बैठ गए और आज तक वापस नहीं आए। तो मिसाल तो आपके सामने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, देखिए इसमें किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया है, उनका नाम निकाल दिया जाएगा जैसे ही रिटर्न ऑर्डर आता है। लेकिन मैं एक छोटी सी
सी अगर ECL से साथ ये बात कर दूं जो खोसा साहब ने की, मेरे सीनियर हैं और हमसे बड़ा सीखते हैं, ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा केस डिफेंड भी करते हैं। अभी भी जो मामला इस JT के साथ सामने आया और जो सुप्रीम कोर्ट ने NAB को रेफ़र किया, उसको भी अगर आप सामने रखें तो बात ये नहीं है कि किसी को मलाइन, किसी की गवर्नर राज ये करना, ये तो सियासी बाज़ार में बहुत सारी बातें होती हैं। अगर इधर से एक बात हुई, उधर से बिलावल साहब ने खुद कह दिया कि हम सुबह अगर हुक्म करें जरदारी साहब तो हम इनकी हुकूमत गिरा दें, ये वो सारी बातें होती हैं। लेकिन बात यह है कि जो कह रहे हैं 122 बिजनेसमैनों का नाम डाल दिया, उन बिजनेसमैनों की आप बात तो सुने, उसके अंदर देखें तो सही क्या कहा हुआ है, किस किस ठेकेदार ने क्या क्या कमीशन दी हुई है, किन फेक अकाउंट्स में पैसे जमा करता रहा है। ये कोई आपके पास जेल आउट फ्री कार्ड तो नहीं है कि आप बिजनेसमैन हैं या आप ब्यूरोक्रेट हैं। अगर आप किसी चीज़ में मुलव्वस पाए जाएंगे तो आपको उसकी जवाबदेही तो करनी है। FATF जो FATF का मामला है उसके अंदर हमारे ऊपर बड़ी कड़ी इस वक्त हम इस पोजीशन में हैं। अगर हम इस JT रिपोर्ट के ऊपर चुप साध लें कि नहीं जी इससे बात करने से लोगों की बड़ी दिल आज़ारी होगी, हम कोई काम नहीं करते, सब अच्छा चले, आप ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे। क्योंकि ये JT निशानदेही करती है। ब्लैक लिस्ट क्या है जी? सर ब्लैक लिस्ट ये है कि आपको पूरी दुनिया में आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान या पाकिस्तान का पासपोर्ट, यहाँ का अकाउंट होल्डर और यहाँ का वो ब्लैक लिस्ट में जो नाम डालते हैं लोगों के, तो वो भी ट्रैवल नहीं कर सकते पाकिस्तान नहीं, से? आप मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। अच्छा, नहीं, लेकिन एक एयरपोर्ट पे भी तो एक ब्लैक लिस्ट होती है। देखिए वो तो एक PNLI लिस्ट है जो कि बेसिकली आप उसमें हार्डन टेररिस्ट और क्रिमिनल्स को डालते हैं जिसके ऊपर केस होता है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिस्ट और क्रिमिनल्स। अच्छा, अब ये जो हम मामला डिस्कस कर रहे हैं इससे एक अलग मामला है, लेकिन ECL से जुड़ा हुआ है, मैं जरा थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं जी साबिक चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम हामिद साहब। तारिक मलिक साहब, आप कुछ साल पहले नादरा के चेयरमैन थे और उस ज़माने में हमें याद है कि इमरान खान साहब ये मुतालबा कर रहे थे कि कौमी असम्बली के जो 4 हलके हैं वहाँ पे धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात की जाए। एक मसला हो गया था, फिर आपको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने नादरा से हटा दिया था, फिर आपके ख़िलाफ़ कोई केस बन गया, आपका नाम जो है वो आप पे को मुकदमा पता नहीं दर्ज हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब आप पाकिस्तान वापस आए हैं और हमारी इतलात ये है कि आपके बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी लगा दी गई है। इस बारे में आप हमें क्या बताएंगे? जी शुक्रिया हामिद मीर। ये जो है जब मेरे ख़िलाफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने टर्मिनेशन की मुझे सर्विस से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट आई और उन्होंने कहा कि इसको विक्टिमाइज़ किया गया है और इसको फ्राइटन किया गया है, हरास किया गया है, और उन्होंने एक लंबी चार्जशीट हुकूमत के ख़िलाफ़ जारी की। उसके बाद मैं जॉब छोड़ी विंडिकेट होने के बाद और मैं मुल्क से चला गया। अब जब मैं मुल्क से चला गया तो बाद में मैंने वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया आज, और 2016 में यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया। आजकल यूनाइटेड नेशन में एज चीफ टेक्निकल एडवाइज़र काम कर रहा हूँ। इस साल वालिद साहब प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक जो कि राइटर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने पाकिस्तान विज़िट करने का प्रोग्राम बनाया। तो पता चला कि मेरा नाइकॉप भी ब्लॉक है और मेरा पासपोर्ट एक्सपायर्ड है। मैं एम्बेसी में गया वीज़ा लेने के लिए, तो ये मालूम हुआ कि भाई आपको वीज़ा भी नहीं दे सकते क्योंकि आपका नाम BL पे है। मैंने कहा कि BL पे क्यों है? उन्होंने बताया कि आपने जब कभी पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाया था तो आपने दोहरी शहरियत नहीं बताई, जो कि एक फ्रिवलस चार्ज है और मैं उसको कंटेस्ट कर रहा हूँ कोर्ट में। जब ये मुझे पता चला तो फिर तो वालिद साहब की खैरियत एक तरफ रह गई, मैंने वापस आना ही था इसको कंटेस्ट करने के लिए। इन गुड फेथ में आया FIA और मुझे वीज़ा नहीं था, कोर्ट को रजू किया, उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल दी, पाकिस्तान आया, कोर्ट में भी पेश हुआ, FIA में भी पेश हुआ, FIA ने डिटेल इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली। लेकिन मुझे पता चला आज अपने कुछ दोस्तों से कि मेरा नाम जो है वो ECL में डाल दिया गया है। तो जब मैं मिनिस्ट्री गया तो मुझे तब पता चला कि मेरा नाम ECL में है। मुझे कोई इंटीमेशन ना पुराने केस की दी गई, ना BL की दी गई, ना आज ECL की दी गई। आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री से पता चला है? अच्छा, मैंने खुद, अच्छा ठीक है, आपको जी मैं बिल्कुल नहीं बताया। उन्होंने बताया नहीं, मैंने पूछने गया तो पता चला। अच्छा, मैंने खुद इंक्वायर किया तो पता चला। ये शहजाद अकबर साहब, अब ये जो तारिक मलिक साहब है ना, इनको जब नादरा से
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने निकाला था। जनाब, अब शहजाद अकबर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि तारिक मलिक को इसलिए हटाया गया कि इसने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से डिक्टेशन नहीं ली। वो पाकिस्तान से चले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया, अब वो वापस आए हैं, तो आपकी जो हुकूमत है उन्होंने उसको ECL पे डाल दिया। हमें समझ नहीं आ रही कि आपकी हुकूमत जो है वो सियासी मुखालफिन के साथ साथ जो लोग माजी में मुस्लिम लीग नून के सामने रजिस्ट करते रहे उनको भी ECL में डाल रही है। तो मैंने ये बात आपको इसलिए सुनवाई है कि खोसा साहब कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ काम कर रही है जिन्होंने माजी में मुस्लिम लीग नून से डिक्टेशन नहीं ली। नहीं सब, मुझे अब इस इंडिविजुअल का को केस का तो बिल्कुल नहीं है। आप कह रहे थे ना कि क्रिमिनल्स का नाम ECL पे आता है, तो ये तो क्रिमिनल नहीं है। देखिए, क्रिमिनल की बात नहीं है। ECL पे नाम आने के दो तरीके हैं। अव्वल तो बात है कि देखिए, मैं फेडरल कैबिनेट में बैठता हूँ बाय इन्विटेशन। मेरी बिल्कुल यादाश्त में नहीं है कि तारिक मलिक साहब का नाम ECL में डाला गया हो, थ्रू सर्कुलेशन ना हो, या अभी इसकी तस्दीक कर लेते हैं। मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पहले बताते तो मैं पता कर लेता अगर नाम डाला गया है तो किस वजह से डाला गया है और कैसे डाला गया है। क्योंकि इस वक्त फेडरल कैबिनेट के ऑर्डर के बगैर, उनके सिग्नेचर्स के बगैर ECL पे नाम ना डाला जा सकता है, ना निकाला जा सकता है। इसका दूसरा तरीका सिर्फ अदालत है कि अगर आपका नाम ECL में है, या तो आप उसकी रिव्यू कमेटी में चले जाएं, या अदालत में चले जाएं, रिट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, 184 में, तो आपका नाम निकल सकता है, अगर वो अदालत हुक्म करे तो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं इसमें चेक कर लूँगा कि मलिक साहब का नाम क्यों डाला गया है। और क्योंकि देखिए, नाम इसलिए डाला जाता है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लगे कि बंदा पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। लेकिन मलिक साहब जैसे खुद वापस आए हैं, तो मुझे कोई वजह समझ नहीं आती। मलिक साहब, थोड़ा सा बता देंगे कि आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री में किसने बताया कि आपका नाम ECL में आया है? जी, मैं आज गया था इंटीरियर मिनिस्ट्री और डिप्टी सेक्रेटरी साहब से मिला, और वहाँ उन्होंने कंफर्म किया कि मेरा नाम है। और देखिए, कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई गवर्नमेंट अपना माइंड अप्लाई करे। अब कोर्ट में जब मैं प्रोटेक्टिव बेल लेने गया तो उन्होंने लिखा कि हुकूमत जो है कंसिडर कर सकती है कि इसका पासपोर्ट भी ले ले और ECL पे नाम डाल दे। अब उन्होंने कंसिडरेशन के लिए जब मे वर्ड यूज़ किया है, तो गवर्नमेंट ने मतलब अपने हिसाब से ही नाम डाल दिया। अब मेरी एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं फाइनेंशियल, वो उसकी जॉब की, यूनाइटेड नेशन की। अब इस तरह मेरी मूवमेंट अगर रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये तो गवर्नमेंट के लिए डिप्लोमेटिक फियास्को हो जाएगा, क्योंकि मैं एक इतनी सीनियर पोजीशन में हूँ, चीफ टेक्निकल एडवाइज़र हूँ यूनाइटेड नेशन का। बात ये है कि मैं इन गुड फेथ आया, पेश हुआ, FIA ने डिटेल इंक्वायरी की। आपकी सुप्रीम कोर्ट का बहुत खुशायंद फैसला है कि बिलावल भुट्टो साहब को उन्होंने ECL से निकाला है। ये तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है। लोअर कोर्ट्स का ये हाल है कि 1 महीना हो गया है कि मेरी हियरिंग ही नहीं हो रही। अच्छा, मेरा तो छोटा सा केस है पासपोर्ट। मलिक साहब आपके खिलाफ मैं ये कहना चाहता हूं कि मलिक साहब आपके खिलाफ करप्शन का केस है। सुन ले, मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ, मेरे खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं है, मेरे खिलाफ कोई नैब का केस नहीं है, मेरे खिलाफ कोई दहशतगर्दी का केस नहीं है। ये तो एक छोटा सा केस है। डुअल नेशनैलिटी का वो कहते हैं कि आपने विलिंगली छुपाई है, जिसको मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। और FIA ने डिटेल इंक्वायरी कंप्लीट कर ली है, और उनका भी मेरे ख्याल में कंक्लूजन यही है कि ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि लोअर कोर्ट्स में भी बिलावल हैं जिनके आप हर बिलावल है इंसाफ से महरूम, पांव नंगे हैं बेनजीरों के। लोअर कोर्ट्स में भी वकीलों को चाहिए कि हड़ताल खत्म करें ताकि उन बिलावलों की भी सुनी जाए। बहुत शुक्रिया तारिक मलिक साहब। खोसा साहब, मैंने ये इसलिए बीच में लेके आया तारिक मलिक साहब को कि आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। काम तो कर रही है ब्यूरोक्रेसी। देखें, ब्यूरोक्रेसी ने ECL पर नहीं रखना हाँ। ये जिस तरह फरमा रहे हैं कैबिनेट ने रखना है। बदकिस्मती है कि कैबिनेट अपना माइंड अप्लाई ही नहीं करती है। अब 172 लोगों के नाम जो रखे हैं उसमें मरे हुए लोग भी हैं, और ऐसे भी हैं जो जेल में हैं इस वक्त, जो जेल में हैं। और अंदाज़ा कीजिएगा कि अगर कम से कम माइंड अप्लाई किया होता तो इतनी सूरत के साथ ना होता। और उसकी आप देख लें, जब सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेजा है रिव्यू के लिए, तो रिव्यू कमेटी के पास भेज दिया गया है। जो काम पहले करना था वो अब बाद में फरमा कर रहे हैं। वो तो रिव्यू कमेटी में नहीं जाते ना, वो तो कैबिनेट के सामने पूरा केस प्लीड होता है। कैबिनेट ने एग्री किया, हमें उन्होंने रिकंसिडर करने का कहा, हम उस हुक्म के मुताबिक रिकंसिडर कर रहे हैं। लेकिन रिकंसिडर में जरूरी नहीं कि हम नाम निकाल भी लें।
वो अगर जिसका निकलना है कोर्ट निकाल दे। आपने बड़ी एहसान किया सुप्रीम कोर्ट पर। नहीं, वो तो एहसान आप नहीं, ना हुक्म है सर, हम हुक्म के पाबंद वो हैं। आप ना करते तो फिर आपको पता चल जाता। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि जब आप किसी की फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर रहे हैं तो आपको पहले ही मैंने एक सिंध हाई कोर्ट में जजमेंट की जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे कंफर्म किया। उन्होंने पूरा एक चार्टर लिख कर दिया है कि इस तरह से आप जो है कीजिएगा। अगर उसे कोई स्टेट एक्सीजेंसी पर आपने नोटिस समझते हैं कि इस्तिस्ना किया जाए तो फिर ना दें, लेकिन ऑर्डिनरली आप उसको नोटिस दें, उसकी वजाहत लें। देखें अगर आप पर्चों की बेसिस पर जाते हैं, अभी तो पर्चा भी नहीं है, लेकिन अगर आप क्रिमिनल केस की बेसिस पर जाते हैं तो मेरे ख्याल में आधी से ज़्यादा असेंबली आपकी जो है फिर ईसीएल पर डाल दें, बिकॉज पर्चे का होना तो यहाँ एक फैशन बन चुका है। और सियासतदान पर तो पर्चे, आपको इल्म ही है कि यहाँ आपके देहातों में एक कल्चर है एक पर्चों का। कोई कत्ल हो तो आप जो है मुखालिफ के जो बडेरा होता है, बड़ा होता है, उसको आप इन्वॉल्व कर देते हैं। वो पर्चे पे नहीं होता, उस इदारे को मांगना पड़ता है, ग्राउंड्स देनी पड़ती हैं, सिर्फ एफआईआर पे तो ईसीएल पे नाम नहीं जाता ना। सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट से हट के दिया। देखिए इन्होंने ये भी तस्दीक नहीं की क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये मैंडेट दिया। देखिए जेआईटी बनी एक स्पेशल ऑर्डर के तहत बनी, वो कोई कानून में नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ कोडिफाइड लॉ है हमारा, हम कॉमन लॉ मुल्क नहीं है। हम सिर्फ, हमारे ब्यूरोक्रेसी सिर्फ वो काम कर सकती है जिसका उसे कानून अख्तियार दे। कानून अख्तियार अगर न दे तो वो एक ज़बर ज़ेर भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। ये है कोडिफाइड लॉ की, और आर्टिकल 175(2) की भी यही मानता है। तो मैं हैरान होता हूँ कि उस पे इन्होंने ये भी तकलीफ नहीं की पूछने की कि भाई साहब आप जेआईटी जो सिफारिशात भेज रही है या जो भी आप रिक्वेस्ट कर रही है फेडरल गवर्नमेंट को, उस जेआईटी को ये अख्तियार है भी किसी कानून के तहत, है भी कि नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने बकौल इनके कहा होता, सुप्रीम कोर्ट ने तो बात कहा, हमने तो नहीं आपको कहा, हमने तो अभी आपकी रिपोर्ट को मुस्तनद आपको उस पर कोई बात भी नहीं की है अभी तक। तो हमने ये भी नहीं देखा है कि आपने रिपोर्ट क्या दी है और क्या नहीं दी है, क्योंकि हम एतराज़ात सुन रहे हैं और उस पर अभी हमने फैसला देना है कि हमने उस पर क्या करना है। जी तो देखें, जो खोसा साहब कह रहे हैं कि अगर ये इख्तियार ना होता और ये पूरी जो एसीएल में नाम डाले गए हैं तो फिर तो सारे नाम निकाल दिए जाते ना। अगर ये बात होती कि जो रिक्वेस्ट भेजी गई है ऐसा नहीं है जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है। देखिए ईसीएल पे नाम डालना होता है एप्रीहेंशन के ऊपर, जिस किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल मामला, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई तफ्तीश अगर वो है जिसमें उसको ये लगे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को में था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा जेआईटी को आपको अख्तियार में नहीं था। जेआईटी ने एफआईए को कहा और एफआईए ने इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू कैबिनेट से रिक्वेस्ट की नाम डालने के लिए। वो पूरा उन्होंने अदालत में फाइल भी पेश की है। जेआईटी तो समरी भी मूव नहीं कर सकती, वो चीज़ें सारी मूव हुई हैं। और जो फाइल सुप्रीम कोर्ट के सामने आई उनको पढ़ के ही उन्होंने कहा कि इसको सारी बात में जाली बनाई गई है। पहले दिन जब जेआईटी को सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कहा जाली पहले हुकूमत बनता था, अब ऑन टाइम ही काम होता है। जहां तक तारिक मलिक साहब की बात है, मैं अभी कोशिश करता हूँ रब्ता करने की इंटीरियर सेक्रेटरी से, मालूम करता हूँ कि क्या मामला है। अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है तो उसकी फौरन यूनाइटेड नेशंस के सीनियर टेक्निकल एडवाइजर का नाम अगर उन्होंने डाल दिया है ईसीएल पे तो को फ़ायदा तो नहीं हुकूमत को होगा, नुकसान ही होगा। लेकिन ये मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर नैब या कोई पाकिस्तान की और तहकीकाती एजेंसी या कोई अदालत किसी मतलूब मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी जारी करती है और वो बैरून मुल्क चला जाता है और वो वापस ना आए, तो फिर कानून क्या कहता है? शहजाद अकबर साहब, आप वक्फे से पहले बता रहे थे कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना जो है इसहाक डार साहब वो चले गए, वापस नहीं आ रहे, तो उनके वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नैब या कोई अदालत अगर किसी मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी जारी करती है और वो नहीं आता तो फिर हुकूमत क्या कर सकती है? देखिए, नहीं आता अगर मुल्क से बाहर होने की वजह से नहीं आता, देखिए फिर तो आपको एक्स्ट्रेडिशन में जाना पड़ता है और एक बड़ा वो लंबा प्रोसेस है जिसमें से गुजरना पड़ता है। कुछ मुल्कों के साथ आपकी एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, जैसे इस वक्त इसहाक डार साहब जो उस वक्त उनके, देखें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रेफ़र हुआ मामला, उसकी तफ्तीश चल रही थी और वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और बड़े जनाब सहल अंदाजी से वो बैठ के प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पर वो लंदन चले गए और आज तक वापस नहीं आए। अब उनको वापस लाने के लिए आपकी उस मुल्क के साथ एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। हमारे उनके साथ इस वक्त बात चल रही है कि वो और दीगर मुलजमान वहाँ से वापस लाए जा सकें। आपको वो तमाम टेस्ट सेटिस्फाई करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद उनको भी उसके ऊपर एतराज़ जमा करने का मौका मिलता है। तो वो एक आप देखिए
पूरा अमल रुक गया ना, क्योंकि पाकिस्तान में कानून है कि किसी के खिलाफ उसकी गैर हाजिरी में मुकदमा नहीं चल सकता, अदालत में कार्रवाई नहीं हो सकती। तो अब उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो वहीं खड़ा है, क्योंकि जब वो आएंगे तो मुकदमा चलेगा। तो ये तो बड़ा पुराना टैक्टिक रहा है कि आपके खिलाफ मुकदमा हो, आप आराम से बाहर चले जाएं, वापस ना आए। तो ECL में नाम डालना इसी मंतक की और इसी वजह से है। और ये सिर्फ कोई लेकिन पाकिस्तान, हमने देखा है कि माजी में कुछ लोगों को बाहर से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया है। नहीं, बिल्कुल लाया गया है और इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैं तो इस बात पे बड़ी पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ कि इसहाक डार साहब को भी वापस लाया जा सकता है। और हम पूरी हमारी एफर्ट के ऊपर ही बरतानी, और आप इसहाक डार साहब को वापस लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिकॉज देखिए उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी हुक्म है, इसी तरह से हुसैन हक्कानी के केस में हुक्म है, उस पर बाकायदा वो इस वक्त चीज़ चल रही है जिसमें कोर्ट सिर्फ इसहाक डार और हुसैन हक्कानी को वापस लाना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए जो केसेस अगर अकाउंटेबिलिटी वाले उसमें आते हैं, जिसके ऊपर ठीक काम हो रहा अब है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये 3 जनवरी 2019 को नैब ने कामरान कियानी साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इन्हीं साहब के वारंट गिरफ्तारी 18 जुलाई 2016 को भी जारी हुए। इनके वारंट गिरफ्तारी 11 अगस्त 2014 को भी जारी हुए। तो 3 मरतबा नैब ने कामरान कियानी साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इनकी रिश्तेदारी जो है मैं उसमें नहीं जाता, क्योंकि वो जो रिश्तेदार हैं इनके वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन ये जब 2016 में इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे और ये नहीं आ रहे थे, तो हमने इनके भाई ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद कियानी साहब से बात की थी। जरा सुने उन्होंने क्या कहा था। अगर इस प्रोजेक्ट के साथ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर इस प्रोजेक्ट के साथ कामरान कियानी साहब का कोई ताल्लुक नहीं है और आपके ख्याल में वो बिल्कुल बेकसूर हैं, तो वो कहाँ पे गायब हैं? वो पाकिस्तान से किधर चले गए हैं? जी, वो काफी अरसे से दुबई में है। वो अपने लायर के थ्रू रिप्रेजेंटेड है। ठीक है। जिस दिन आप अपने इंस्टीट्यूशंस को हर किस्म के इन्फ्लुएंस से पाक कर लेंगे और वो सिर्फ एक DHA के उस एक प्रेस नोट के ऊपर सारे लोग तिगनी का नाचना खत्म कर देंगे, तो वो वापस आ जाएंगे। तो वो वापस तो नहीं आए, उनका दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया है। तो अगर अमजद कियानी साहब भी कह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जब वो इन्फ्लुएंस से निकल आएंगे और किसी के कहने पे तिगनी का नाचना बंद कर देंगे तो फिर वो वापस आ जाएंगे। तो ये क्यों एक इंप्रेशन क्यों है कि तिगनी का नाचता है? ये तिगनी का नाच अगर नाचना का है तो इनको खुद को एक्सपीरियंस होगा। बात इतनी सी है कि ये देखें, ये मुल्ज़मान का हमेशा से रहा है और बहुत सारे केसेस में ये बाकायदा कोर्ट के अंदर जब मामला कोर्ट में भी चला जाता है, इसमें तो मैं समझता हूँ नैब को बिल्कुल करना चाहिए। देखिए हुकूमत ने इसमें क्या किरदार अदा करना है। अगर सुबह नैब इनकी रिक्वेस्ट भेजती है तो हमारी तो यही है कि हम अगली कैबिनेट मीटिंग में इनकी रिक्वेस्ट डाल दें। माजी में रिक्वेस्ट आती थी और 6-6 माह तो पड़ जाती थी मिनिस्ट्री में। हमारे पास तो जो रिक्वेस्ट आती है 1 या 2 वीक के अंदर वो कैबिनेट के सामने रख दी जाती है। या तो आप हमें कहें कि अगर इनका नाम आता है रिकमेंडेशन होके नैब से तो हम उसको अगर ECL पे नहीं डालते फिर तो हम कसूरवार हैं। लेकिन नाम को देखिए, नोटिस इशू हो जाना और उसके बाद उनके वारंट्स अरेस्ट होना, फिर उसके बाद परपेचुअल वारंट्स ऑफ अरेस्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप यही है कि नैब को देखिए ECL में तो नाम डालने से बेहतर है कि इनको आप इनकी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट फाइल करें। और अगर इनकी एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट जाती है तो जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो थ्रू फॉरेन ऑफिस होता है। फॉरेन ऑफिस ही हम उसको परसू करते हैं। इसहाक डार साहब की भी जो रिक्वेस्ट गई हुई है, इसके अलावा और बहुत हैं, ईडन सोसाइटी वाले हैं, उनकी रिक्वेस्ट अभी गई हुई है। बल्कि उसमें हमारा तो ये होता है कि हमारे पास जब कोई ओकेजन आता है, अभी जिस तरह पहले UAE भी गए हुए थे, अभी UAE वाले भी आए हुए थे, तो हम तो हर उस ओकेजन के ऊपर कोशिश करते हैं कि हम उसको एक्सपेडाइट करने की कोशिश करें, क्योंकि ईडन सोसाइटी में 16 अरब से ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है और वो लोग सड़क पे खड़े होते हैं। जब लाहौर जाते हैं वो जुलूस निकाल रहे होते हैं। जी लतीफ़ खोसा साहब, अब नैब ने पिछले 4-5 साल में कामरान कियानी साहब के 3 दफ़ा वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है जी कि नैब जो है वो सिर्फ मखसूस पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप को टारगेट करती है। तो नैब ने तो इनके 3 दफ़ा वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। यहाँ तो लगता है नैब बहुत गैर जानबदार और फ़र्ज शनास इदारा है। देखिए, अगर नैब अपना काम करती सही तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी पहले नैब में अपने जो है क्लियर करते अपने आप को। जो हेलीकॉप्टर के मिसयूज़ का केस है, उनकी बहन साहिबा जो है मोहतरमा है हमारे लिए, उनका भी जो है बड़ा वाज़े आ गया। 30 करोड़ रुपया के कितना उन्होंने डिपॉजिट करना है
और बकौल उनके 3 करोड़ जी, 30 करोड़ आपके पास होता है, चले उनको 3 करोड़ नहीं इकट्ठा अगर हो रहा फवाद उनसे। चौधरी साहब वो जो है वो 200 अरब कह देते हैं, 2000 अरब कह देते चौधरी हैं, साहब 20 अमीर आदमी है, चले लैंडलॉर्ड हैं, ये अच्छी तो बात गरीब है। लोग हैं। बाहर गए वो बकौल उनके 15 तारीख तक उनको म्याद FBR ने दी है, 13 लेकिन बात ये है कि 13 तक चले, बात ये है कि वो बाहर प्रॉपर्टी पैसा गया कैसे, वो चीज़ तो उनके ऊपर बाहर कैफ नहीं होती है। इसी तरह अगर तरीन साहब के नौकरों के अकाउंट्स में जो है अरबों रुपए आते हैं तो उनको तो जो है कोई उनसे बात पुरस नैब नहीं कर रही है। अगर अलीम खान साहब जो है वहाँ नैब की केसेस की इंक्वायरी भुगत रहे हैं तो वहाँ तो कोई रिजल्ट सामने नहीं आता है। मालम जब्बा की अगर जो है उनके जी, और इसी तरह डिफेंस मिनिस्टर साहब जो है खटक साहब, अगर उन पर जो है वो सारी देखें, अगर आप सभी को करें तो अक्रॉस द बोर्ड करें तो फिर समझ आती है कि जी ये न्यूट्रल है जी नैब। लेकिन क्या वजह है कि वो सारे दूध के धोए बिल्कुल पवित्र हो गए हैं, सारे जो हुकूमती पार्टी में आ गए हैं, इमरान खान साहब के साथ जो शामिल हो गए वो तो सब पवित्र हो गए, और हम सब जो ऑपोजिशन में है बाकी सारों को पकड़। जो आपने बात किया कामरान कियानी साहब की है, देखें ये ल्यूक वार्म किस्म की चीज़ें हैं जो नैब ऐसी आपकी और मेरी और दूसरों की आंखों में धूल झोंकने की है। और ये भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की बात कर रहे हैं, जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अगर पाकिस्तानी कोई वहाँ से जुर्म करके आता है तो उसके खिलाफ होम डिपार्टमेंट वहाँ का एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी करता है। अरे बाबा वो तो दोहरे शरीयत उनकी है ही नहीं, बकौल उनके वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो क्यों कर दोहरा शरीयत वाला हो सकता है, वो तो MPA नहीं MNA नहीं बन सकता है। तो इसलिए उनके लिए तो इनको प्रोएक्टिवली जाकर रेड वारंट्स निकालें और उनके होम डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें। वो इलीगल है, अगर उनका ये कैंसिल कर देते हैं पासपोर्ट और बाकी चीज़ें, तो देन ही इज़ एन इलीगल रेजिडेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री विदाउट एनी पासपोर्ट और वीज़ा एटसेट्रा। तो वो स्टेटलेस नहीं होंगे, बल्कि वो इसी की स्टेट जो है वो जाके रेड वारंट के जरिए उनकी गिरफ्तारी तो आप ये कह रहे हैं इंटरपोल के बहुत जरिए होगी। मुश्किल है बाहर जो लोग हैं भागे हुए हैं उनको वापस ना ना बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। यू नीड द विल टू डू इट, द गवर्नमेंट हैज टू बी प्रोएक्टिव। कोई ऐसी चीज नहीं है एक यहाँ डार साहब को ला सकती है, बिल्कुल हुसैन हक्कानी साहब को ला सकती है, परवेज मुशर्रफ को ला सकती है। नहीं वो तो फिर वहां तो हमारे पर जलते हैं सभी के, छोड़ दें उसको। तो कामरान कियानी साहब को तो ला सकती है। अब ये आपने खुद किसी का नाम नहीं लेना। देखिए बात ये है कि बाज़ जगह पर यही तो सिलेक्टिव है सारा मामला जी। आपका मेरा हो तो हमें उठा के अंदर कर देंगे 1 मिनट में। हम लंदन में हो अमेरिका में हो, हमें तो उठा के जो है ये इंप्रेशन क्यों है? ये सर इंप्रेशन देखिए, पहले तो बात है जब ये लंदन अमेरिका था, ये 10-10 साल रहे, इनको कोई नहीं ला सका। यही प्रोसेस है, इससे आपको गुजरना पड़ता है। मैं पहले कमेंट कर दूं, जो इन्होंने अलीमा खान साहिबा की बात हमारे की खिलाफ और कभी इमरान खान के वारंट्स नहीं हेलीकॉप्टर, थे जो हम बाहर से ये अलीमा खान साहिबा का जो केस है वो इनके केस से बड़ा मुख्तलिफ है। और ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि सिटिंग वज़ीर-ए-आज़म की बहन के ऊपर पहले 3 महीनों में एक चीज़ आई सामने और बिल्कुल वो अदालती की हुक्म के सामने जाके सर झुका रही हैं। उनका अपना जो राइट टू अपील है उसको भी फॉरगिव कर रही हैं। वैसे जो रूल ये है कि अगर आपके ऊपर ये लाइबिलिटी बनती है तो आप सिर्फ 10% जमा कराते हैं, लेकिन वो पूरा पैसा जमा करा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अपील भी होगी। लेकिन दूसरा ये यहाँ पे एक उन्होंने पूरा मनी ट्रेल एक्सप्लेन किया है कि 1.5 करोड़ का फ्लैट खरीदा था, 1.5 करोड़ रुपया मॉर्गेज ली थी और वो पूरा मनी ट्रेल भी दे दिया। अगर उसमें इनको ज़रा भी झोल नज़र आती है या किसी इदारे को नज़र आती है, मेरा ये चैलेंज है आप सुबह उठ के मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल कर दें। हेलीकॉप्टर वाले केस में जो कि इंक्वायरी है उसमें एज वज़ीर-ए-आज़म भी वो जाके पेश होते हैं। क्या नैब ने उसमें कुछ कर दिया? और जब नैब उसमें कुछ करती है, अगले स्टेज पे जाती है, वो आपके सामने होगा। हमारे ऊपर तो और है कि आपके सामने 180 हमारे ऊपर तो है जहाज इस्तेमाल किए, और क्या है सर आपके ऊपर तो ओमनी का जहाज इस्तेमाल हाँ, तो करने क्यों की ना पूरी करें? लिस्ट है। आप बताइए कि मैंने खुद देखिए कई इधर दफा आप ओमनी का जहाज इस्तेमाल कर रहे आपने हैं। भी किया इस्तेमाल। भाई मुझे जब कभी ऐसा जाना पड़ा तो मुझे नहीं पता किसका जहाज है, लेकिन मैं ट्रैवल किया है। मुझे क्या पता किसका जहाज। इसका मतलब ये बात सही है वैसे। हाँ, वो बैठने मुझे- से पहले वो जहाज पूछ लें नहीं है। जहाज किसका है। अब भी मैं गया हूँ, अब मैं अब देखे ना, अगर मुझे नौडेरो गया हूँ, अब भी मुझे चीफ बीबी मिनिस्टर की बरसी सिंध- पे मुझे चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो अगर कहते हैं कि जी कराची से सखर जाना है, आपको एक अस्पताल दिखाना है, हमने बड़ा अच्छा अस्पताल बनाया, तो मुझे एक छोटे से जहाज में बिठा कर ले आते हैं। मुझे क्या पता किसका जहाज है? मीर साहब, आप 27 तो उस दिसंबर कंपनी को को मैं खुद 2 गया हूं। कंपनियों से 98 कंपनी में तो नहीं जा सकते ना। आप तो मेरा शरीफ आदमी यार, है, छोड़ो। हमें तो कोई बस में नहीं चले, बैठाता। आपने मुझे शराफत का सर्टिफिकेट दे दिया है, बहुत मेहरबानी। एक वक्फे के बाद एक और बड़ी अहम बात है, वो ये है कि जो वफाकी हुकूमत है और पंजाब हुकूमत है, ये बहुत सी जगह पे जो सरकारी ज़मीन है उसको वागजार भी करवा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पे भी कुछ सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये क्यों है? आपको मैं याद करवाना चाहता हूँ कि कुछ अरसा पहले मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में
हमने एक इशू उठाया था कि इस्लामाबाद में जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, इसकी हज़ारों एकड़ अराज़ी पर कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर रखा था। सिर्फ एक ख़ानदान या एक ग्रुप ने नहीं, बहुत बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो उस प्रोग्राम में हमारी क्या गुफ्तगू हुई थी, ज़रा सुनें। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की बिल्कुल पछवाड़े में उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ वो कब्ज़ा। ये सब वो कब्ज़ा अभी तक इसलिए ख़त्म नहीं हुआ कि उसमें कुछ इस वक्त घर बन चुके हैं, और अभी जो हम तहकीकात करवा रहे हैं, जो घर जिनके बने हुए हैं वो बड़े सीनियर लीडर हैं। आप देखें, हम ये तहकीकात करवा रहे हैं। कौन है? अब चूँकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा एक सीनियर नाम है, लेकिन चूँकि वो हम मौजूद नहीं है इसलिए उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है। लेकिन उससे पहले हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि एक दफ़ा हम डिटरमिन कर लें। उनका दावा ये है कि वो ज़मीन उनकी अपनी है। अगर हमने डिटरमिन कर लिया कि वो ज़मीन उनकी नहीं है तो फिर हम आपके सामने भी लेके आएंगे, मीडिया के सामने भी आ जाएगा। जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं, मैं भी देखें, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे सीनियर लीडर है, ठीक है। वहाँ पे उनका एक घर है और वो आबा व अजदाद काफ़ी पुराने, वो इस्लामाबाद के बुनियादी इस्लामाबाद की वो फैमिली है, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने इशारा किया, वहाँ पे उनका एक ही घर है जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। बाकी जो ज़मीन है उसको क्यों नहीं खाली करा रहे आप? अच्छा, अब खोसा साहब, अगर यूनिवर्सिटी की ज़मीन है, भले उस पर किसी ने भी घर बनाया हुआ है, तो उससे अगर वो ज़मीन वापस लेके यूनिवर्सिटी को दी जाती है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसकी भी मजम्मत करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? जी नहीं, हम मजम्मत इस बात की कर रहे हैं कि वो क्वार्टर्स तो गिरा दिए और निशानदही अब हो रही है। हमने कहा कि पहले निशानदही कर लीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चीज़ें हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। वो चेयरमैन सेनेट रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये मेरे पास सबूत है, उस पर निशानदेही कर लें, ठीक है। अगर वागुजार है, अगर कोई तजावज़ है तो उसको वागुजार कर लें, उसको मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन गिरा पहले दिए और अब उसकी निशानदेही हो रही है कि उसकी जो है मेजरमेंट की जा रही है। तो ये हमें एतराज़ है कि क्या ये तरीका होता है जी, या क्या ये आपको हम तरीका होता है? डॉक्यूमेंट्स दे रहे क्या हैं? ये तरीका देखिए, होता है? ये ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। जहाँ तक मेरे इल्म में है, ये चीज़ ऐसे नहीं है कि निशानदेही अब हो ऐसी रही ही है। है। बड़े एक एमिनेंट इस मुल्क के स्कॉलर हैं जो इसमें कंप्लेनेंट हैं, डॉक्टर परवेज़ हुदबाई, वो इस केस को बड़े अरसे से परसू कर रहे हैं। आप उनसे बुला के पूछ लीजिए, वही इस कंप्लेनेंट भी वो आप वो भी परसू कर रहे हैं, हम भी परसू करते रहे हैं। जी हमने तो बिल्कुल। आपको तो क्लिप उसमें दिखा दिया देखिए, है। उसमें उन्होंने जब ऑपरेशन कर दिया, सीडीए ने किया। आप देखिए, अगर आप समझते हैं गलत हुआ, सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाएं। बड़े एमिनेंट लॉयर हैं, मेरे सीनियर हैं, मैं उनका एहतराम करता हूं। लेकिन बात यह है कि अगर आप, होता क्या है, स्टेट लैंड के ऊपर कब्जा हो जाता है, लोग टैक्स नहीं देते, फिर जाके कोई ऐसी कागज़ बना के कहते हैं जी पहले आप हमारे साथ तय कर लें। ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, स्टेट को आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। जब आप इदारों को आज़ाद करेंगे, वो अपना एक्शन करेंगे, गलत करेंगे, आपके पास इजाज़त के लिए अदालत मौजूद है, आप चले जाइए। इस पर भी जेआईटी बन जाएगी? अगर बनवाना चाहे तो ये बनवाए ना। हमने तो देखिए एक्शन कर दिया हुकूमत ने। जेआईटी को तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, इसलिए मामला नैब को चला गया। मजाक हो गया जेआईटी, मजाक हो गया जेआईटी। जेआईटी मावराए कानून हो रही है, देखिए बनी है, और इस जेआईटी ने तो मजाक कर दिया है जितना है। मेरे ख्याल में अगर आप इदारों को मजबूत करें तो फिर इदारे ही अपना अपना काम जो है उनके करें, और हर इदारे को ये अख्तियार मौजूद है, चाहे नैब देखें चाहे एटी, कि वो किसी और को अपना शरीक और शामिल कर सकते हैं किसी वजह से। सर, एक तो इदारे की बजाय उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10 इदारे डाल दिए और ये कहते हैं जेटी मजाक हो गया। चलें, इस पे फिर दोबारा बहस कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद अकबर साहब, जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।